बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही मच गई। गुफा के पास के इलाके को पहाड़ों से गिरते पत्थर और पानी की तेज लहरें बर्बाद करने पर तुली दिखी, जिसका वीडियो लोगों ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। इस मंजर को देखकर वहां मौजूद लोगों की रूह कांप उठी, क्योंकि बादल फटने के बाद बारिश के साथ पहाड़ से मलबा भी बरसने लगा, जो नीचे आकर सब कुछ बर्बाद करने पर तुला दिखा। ये खतरनाक तब हो गया जब ऊपर से मिट्टी के साथ छोटे बड़े पत्थर काफी देर तक नीचे गिरते रहे। इस भयानक तस्वीर को देखकर वहाँ के आम लोग सहम गए। पत्थर आ रहे पूरा। इस आसमानी आफत ने सबसे पहले बीएसएफ के टेंट को निशाना बनाया। इसके बाद वहां की कुछ इमारतें भी इसकी जद में आ गईं। बिगड़ते हालात को संभालने के लिए वहां तुरंत ही एसडीआरएफ की 2 टीमें तैनात कर दी गईं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि इस मुद्दे पर उनकी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात हुई और उसके बाद एनडीआरएफ की एक टीम को अमरनाथ गुफा के पास भेजने का फैसला लिया गया। पहलगाम में बादल फटने की घटना का असर उसके आसपास के कई इलाकों में भी हुआ, जबकि जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों में भारी बारिश ने तबाही मचाई, जिसमें एक जिला राजौरी भी है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के बाद एक नदी बेकाबू हो गई और उसके पानी की लहरें डराने लगी। उनमें एक जिला राजौरी भी है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के बाद एक नदी बेकाबू हो गई, उसके पानी की लहरें डराने लगी। अपनी हदों को तोड़ते हुए पहले तो पुल को जोड़ने वाली सड़क को उसने लील लिया, उसके बाद पुल को भी अपने साथ बहा ले गई। थोड़ी ही देर में सड़क और पुल दोनों का नामो निशान तक मिट गया। इतना ही नहीं, तवी नदी में अचानक आई बाढ़ में एक लड़का फंस गया, जिसे एसडीआरएफ और पुलिस के जवानों ने बहने से बचा लिया। इसके अलावा प्रशासन ने तवी नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पास के इलाके को खाली करवा लिया। गांदरबल में भी हालात राजौरी की तरह ही दिखाई दिए। वहां सिंध नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से 3 लोग नदी की दूसरी तरफ फंस गए। बाद में उन्हें एक जाबाज ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाने के लिए पानी की तेज लहरों में कूद गया। जासूसी कांड पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक प्रदर्शन जारी रखा। लोकसभा में तो उसके सांसदों ने पर्चे तक फेंके। मॉनसून सत्र के दौरान सदन के अंदर करीब रोजाना कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर हंगामा कर रही हैं, जबकि आईटी मंत्री जासूसी के आरोपों को सदन के अंदर खारिज कर चुके हैं। लेकिन विपक्ष ने जासूसी कांड पर बवाल जारी रखा। हद तो तब हो गई जब लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने शोर करते हुए पर्चे उछाले। 12:30 तक स्थगित की जाती है। आरोप है कि ये पर्चे स्पीकर की चेयर की तरफ फेंके गए, जिसके बाद सत्ता पक्ष के सांसद खड़े हो गए। हंगामा बढ़ा तो सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी पार्टियों ने बारिश में भीगते हुए संसद से विजय चौक तक मार्च भी निकाला। कई दिनों से संसद नहीं चल पा रही है और उस मसले को लेकर के लगातार जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की मांग कर रही है। तमाम जो दल हैं, लगभग 14 पॉलिटिकल पार्टियां हैं विपक्ष की, जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। जिसके बाद बारिश में भीगते हुए ये सभी सांसद मीडिया से बात करने पहुंचे और राहुल गांधी ने पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी कराए जाने के आरोप पर सरकार से सवाल पूछे। क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। विपक्षी पार्टियों की जासूसी कांड पर एक बैठक भी हुई, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष पर पूरी तैयारी के साथ पलटवार किया और राहुल को वो दिन याद दिलाया जब आईटी मंत्री के हाथ से कागज छीन लिए गए थे। राहुल जी, पेगासस पर ही आईटी मंत्री पार्लियामेंट में उत्तर दे रहे थे, मगर आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने कागज को आदरणीय मंत्री जी के हाथ से छीन करके फाड़ दिया। खबर है कि सरकार सदन में पर्चे उछाले जाने के मामले में भी सख्त कार्रवाई की मांग करने वाली है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पुरुष हॉकी में भारत की शानदार जीत। भारत ने अर्जेंटीना को हराया और बड़ी खबर, अच्छी खबर, भारत ने अर्जेंटीना को 3-1 से हराया। पुरुष हॉकी में यह जीत हासिल हुई है, अर्जेंटीना को हराया। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, पुरुष हॉकी में भारत की शानदार जीत। भारत ने अर्जेंटीना को हराया है। बड़ी खबर और अच्छी खबर, ये जीत 3-1 से हासिल की। पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में लगातार भारतीय खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन और पुरुष हॉकी में भारत ने ये जीत हासिल की है, अर्जेंटीना को हराया है। 3-1 से ये जीत हासिल की है
और अर्जेंटीना को हरा दिया। अमृत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अमृत, और क्या जानकारी? देखिए, ये जीत इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि आपने ओलंपिक चैंपियन को हराया है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में बारिश ने ऐसी आफत मचाई कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। आम लोग तो इससे परेशान दिखे ही, साथ ही बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला के घर में भी पानी भर गया, जिससे उनके घर और दफ्तर की शक्ल ही बदल गई। ऑफिस में रखी किताबों और दस्तावेजों को आनन फानन में टेबल पर रख दिया गया ताकि उन्हें भीगने से बचाया जा सके। बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला के घर की हालत तो और खराब थी। बिस्तर हो या खाने की टेबल या फिर फ्रिज, सब कुछ पानी में डूबा नजर आया। कमरों में तो पानी भरा ही, बिजली के स्विच बोर्ड से पानी फव्वारे की तरह निकल पड़ा। देखिए किस कदर उन्होंने, विधायक जो है उन्होंने अपने घर में पानी को रोकने के लिए जो है किस तरह की व्यवस्था की है, लेकिन वो पानी को रोक नहीं पाए। विधायक के घर में इतना पानी भर गया कि उसे मोटर लगाकर निकालने की नौबत आ गई, और जहां ये पानी फेंका जा रहा था वहां के हाल तो और भी बुरे हो गए। आसपास का सारा इलाका पानी में डूबा नजर आया। हर कोई अपने घर से गंदे पानी को बाहर निकालने में जुटा रहा। लेकिन गुरुग्राम में यह हाल केवल निचले इलाकों का ही नहीं था, बल्कि शहर की चौड़ी सड़कों पर भी घुटनों तक पानी भर गया। और हालात ऐसे थे कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के पहिए पानी में समा गए और वो रेंग रेंग कर आगे बढ़ती नजर आईं। कुछ जगहों पर तो स्कूटर पानी में ही फंस गए। सड़कों पर जल जमाव इतना कि लोग ठीक से पैदल तक नहीं चल सकते थे। कुछ जगहों पर तो भारी भरकम पोटलियां पानी में बहती नजर आईं, तो वहीं इस पानी ने पौष इलाकों के घरों और दुकानों पर भी धावा बोल दिया। बड़ी खबर आ रही है टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने डेनमार्क की खिलाड़ी को 21-15, 21-13 से हराया। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2022 में सत्ता में वापसी के लिए सरकार के कामों को गिनाने की रणनीति बनाई है। इस नई रणनीति के तहत चुनाव की तैयारियों के बीच यूपी सरकार ने इरादे नेक काम अनेक नाम से एक बुकलेट तैयार की है। इस बुकलेट के पहले पन्ने पर पीएम मोदी और योगी की तस्वीर के साथ रामलला की तस्वीर छापी गई है। ग्रीस की राजधानी एथेंस से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां के जंगलों में लगी भीषण आग ने आसपास के रिहायशी इलाकों के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। हालांकि दमकल कर्मियों ने काफी हद तक इस पर काबू पा लिया, लेकिन कई जंगल अब भी आग की चपेट में, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जिनमें जंगल के एक हिस्से में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग के लोग जूझते नजर आए। एक तरफ नीचे जमीन पर राहत और बचाव दल के लोग मोर्चे पर डटे दिखे, तो दूसरी ओर आसमान से चारों तरफ काला धुआं फैलता नजर आया। ऐसी आग पर काबू पाना दमकल कर्मियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हुआ, लेकिन कड़ी मशक्कत करते हुए दमकल कर्मी अपने काम पर लगे रहे, जिसके लिए इन लोगों ने हवाई जहाज की भी मदद ली। इस दौरान जंगल के ऊपर से उड़ता एक हवाई जहाज आग बुझाने वाले केमिकल की बौछार करता दिखा। कुछ हिस्सों में धीरे धीरे आग की लपटों का दायरा कम होता नजर आया। इस हादसे में जंगल के पास के कुछ मकान और गाड़ियां भी जलकर राख हो गईं, जिसके बाद आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली करा दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने के मौके पर आज प्रधानमंत्री मोदी छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। पीएम का संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे होगा। पीएम मोदी नीति निर्माताओं से भी बात करेंगे। वो इस दौरान शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई पहल भी करेंगे और प्रधानमंत्री इस दौरान एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरुआत भी करेंगे। आपको बता दें, भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने बैंक खाता धारकों को एक बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि मोदी कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बिल में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिससे बैंक ग्राहकों को बीमा के तहत फायदा होगा। क्योंकि इस बिल के तहत अगर कोई बैंक बंद हो जाता है या यूं कहें कि डूब जाता है, तो उसमें जमा 5 लाख रुपए तक की रकम का बीमा होगा और यह रकम उन्हें 90 दिन के अंदर मिल जाएगी। पहले यह रकम 1 लाख रुपए थी। केंद्र सरकार संसद के इसी सत्र में यह बिल लाने वाली है। इंग्लैंड के स्टैफर्डशायर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बारिश से बचने के लिए यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को एक छाते से जूझता दिखाई दिया गया। बोरिस जॉनसन एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए स्टैफर्डशायर पहुंचे थे, तभी वहां बारिश शुरू हो गई। इससे बचने के लिए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना छाता खोलना चाहा, लेकिन वो तेज हवाओं की वजह से पलट गया।
इसके बाद वो उससे जूझते नजर आए। हालांकि कुछ ही देर में उन्होंने उसे सीधा कर लिया, लेकिन इस घटना को देखकर उनके आसपास बैठे लोग हंस पड़े। बोरिस जॉनसन के बगल में प्रिंस चार्ल्स भी बैठे थे, वो भी हंसने से खुद को नहीं रोक पाए। इसके बाद थोड़ी देर के लिए वहां ठहाके लगते रहे। हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो गया और कार्यक्रम के दौरान हो रही बारिश से प्रधानमंत्री छाते की मदद से भीगने से बच गए। बीजेपी ने यूपी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी में 2022 की रणनीति पर दिल्ली में बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल दिल्ली में यूपी के सांसदों की कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में एक बैठक हुई। इस बैठक में यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर मंथन किया गया। बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने के साथ ही सही ढंग से प्रचार प्रसार पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें, यूपी में बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर जनता से आशीर्वाद लेने की योजना तैयार की है और इसके लिए बीजेपी राज्य में आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। आशीर्वाद यात्रा केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी से शामिल किए गए नए मंत्री निकालेंगे, जो 4-4 लोकसभाओं से होते हुए अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में सभी सांसदों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को भी कहा गया है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह वघेल साहब आज सांसदों की मीटिंग हुई, 3 क्षेत्रों के सांसद बुलाए गए, तो जन आशीर्वाद यात्रा की बात हुई है। किस तरह से यात्रा निकलेगी, कौन निकालेगा? बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारा काम मिला है। आगामी 2-3 महीने तक की कार्य योजना जो बनी हुई थी वो सूचनार्थ हम लोगों को बताई गई है। मेरा सौभाग्य है कि इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग और जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश, संगठन मंत्री जी और 39 MLA लोकसभा और राज्यसभा के सांसद लोग रहे, जिसमें पश्चिम क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र और ब्रज प्रांत के सांसदों ने लिया। एक लंबा काम MLA, MP और कार्यकर्ताओं को बताया गया। हम लोग संपर्क में रहेंगे। उसमें केवल आशीर्वाद जन यात्रा नहीं है, और PDS से लेकर के और तमाम कल्याणकारी योजनाओं से लेके, वैक्सीनेशन से लेके तमाम चीज़ों का निर्देश दिए गए हैं, वो हमें करना है। आप भी नए मंत्री बने हैं, तो किस तरह से आशीर्वाद यात्रा के चुनावों की दृष्टि से पूरे देश भर में यह यात्रा जाएगी या उसका कोई स्पेसिफिक रीजन एरिया है? नहीं, अपने अगल बगल की 4 लोकसभाएं, 3 लोकसभाएं करते हुए अपनी लोकसभा में जाना चाहिए और होना भी चाहिए। दिल्ली से ही अगर जाएंगे तो रास्ते भर कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो जाएगी, दुख सुख की बातें हो जाएंगी। उनका 16, 17, 18 अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर चुनाव आयोग ने बैठक की। चुनाव आयोग की एक बैठक हुई जिसमें अगले साल यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। टोक्यो ओलंपिक्स में मुक्केबाज पूजा रानी ने जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जबकि बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत और तीरंदाज तरुणदीप राय अपने अपने मुकाबलों में हार कर ओलंपिक से बाहर हो गए। दिल्ली के गफ्फार मार्केट की MCD मार्केट जल्द बंद होगी। बताया गया कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि मार्केट की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और उसे तोड़कर उसकी जगह अब नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। इसके लिए सभी दुकानदारों को अपनी दुकानें खाली करनी होंगी, जिसके लिए उन्हें 10 दिन का वक्त दिया गया। ये गफ्फार मार्केट की MCD मार्केट है। बिल्डिंग पर IIT रुड़की ने एक सर्वे किया था और बताया था कि बिल्डिंग की हालत बहुत जर्जर है, किसी भी वक्त जो बिल्डिंग है ये गिर सकती है। MCD के इस फैसले पर वहां के दुकानदारों ने नाराजगी जताई। अभी तो 40 साल ही हुए हैं, 100 साल की लीज है, इतनी जर्जर हालत में नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा प्लास्टर, थोड़ा सा रिपेयरिंग मांगती है। वहीं दुकानदारों के हक में आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी। MCD गुंडागर्दी पे उतरी हुई, लीज का बड़ा हिस्सा भी बचा है। हालांकि MCD ने दुकानदारों को भरोसा दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। जितने दुकानदार हैं जिन्होंने अपनी लीज दे रखी है, पूरे पैसे दे रखे हैं, उतना ही उसी लेवल पे उनको दुकान दी जाएगी। गुजरात में अभी 1ली से 8वीं क्लास तक के स्कूल नहीं खुलेंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अब इस पर सितंबर में कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि अगस्त में वहां 3री से 8वीं क्लास तक की परीक्षा छात्रों को घरों पर ही देनी होगी। इस परीक्षा के बाद बच्चों की कॉपी उनके माता पिता को खुद स्कूल पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। मुंबई पुलिस ने अपने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक SIT बना दी। मुंबई के एक पुलिस वाले ने परमबीर सिंह समेत 6 अधिकारियों पर 15 करोड़ की अवैध वसूली का आरोप लगाया था। नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य मंत्रालय के दफ्तर में हर मंजिल पर एक आइडिया बॉक्स लगवाया। इन बॉक्स में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपने विभाग की समस्या और उससे निपटने के तरीकों की जानकारी दे सकते हैं।
बड़ी खबर अश्लील फिल्म बनाने के आरोपी राज कुंद्रा से जुड़ी हुई। अश्लील फिल्म मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में राज कुंद्रा पर आज सुनवाई होगी। अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कुंद्रा ने कोर्ट से राहत मांगी थी। इससे पहले किला कोर्ट कुंद्रा की जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कुंद्रा को राहत मिलेगी। वैसे राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन तक बढ़ा दी गई है। मुंबई की क्राइम ब्रांच लगातार इस मामले की जांच कर रही है और आए दिन इस केस में नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। पंजाब के होशियारपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कार के एक शोरूम में घुसकर कुछ लोगों ने जमकर मारपीट कर दी। आरोप है कि हंगामा करने वाले लोग एक कांग्रेस नेता के समर्थक थे, जिन्होंने उस शोरूम में घुसते ही डंडों से तोड़फोड़ कर दी। पहले वहां खड़ी 2 कारों को उन्होंने निशाना बनाया और उनके शीशे चकनाचूर कर दिए। इसके बाद वो लोग अंदर वाले कमरे में दाखिल हुए, जहां कुछ लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी टी-शर्ट पहने एक आदमी सोफे से उठ गया। उसे बाहर हो रहे शोरगुल का अंदाजा हो गया था। उसने टेबल पर रखा एक ग्लास उस दरवाजे पर मारा जहां से वो लोग अंदर आ रहे थे। यही नहीं, अपने बचाव में उसने वहां रखी एक दूसरी टेबल उठा ली और उनसे भिड़ गया। लेकिन वो लोग उस कमरे में दाखिल होते ही बातचीत कर रहे लोगों पर टूट पड़े। इस बीच एक बुजुर्ग किसी तरह वहां से बाहर निकल गए। इसके बाद सफेद शर्ट पहने एक दूसरा आदमी भी मौका पाकर उस कमरे से भाग निकला। तभी टी-शर्ट पहने आदमी ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, जिसके बाद मारपीट कर रहे लोगों ने उसे खींचकर बाहर निकाला और फिर डंडों से खूब पीटा। उनमें एक आदमी टेबल पर चढ़ गया और एक मशीन को उठाकर उस पर फेंक दिया। इसके बाद वो लोग वहां से चले गए और उनके बाहर निकलते ही शोरूम में मौजूद लोगों ने पुलिस को खबर की। बताया गया कि शोरूम के मालिक को इस हमले का अंदेशा पहले से था और इसलिए उसने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की थी। लेकिन उससे पहले ही ये वारदात हो गई। हमले में टी-शर्ट पहने आदमी को काफी चोटें आईं। डंडों के वार से उसका सिर भी फट गया। आरोप है कि घटना की जानकारी देने के काफी देर बाद वहां पुलिस पहुंची। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार करते हुए आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। बाद में घायल हुए उन 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर टोक्यो ओलंपिक से एक और बड़ी खबर आ रही है। वहां तीरंदाज अतानु दास ने भी जीत दर्ज की है। अतानु दास ने चीन के खिलाड़ी को हराया है। बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय तीरंदाज अतानु दास ने जीत दर्ज की है। चीन के खिलाड़ी को अतानु दास ने हराया है। अमृत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अमृत, एक और अच्छी खबर, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब एससीबीआई ने इन दोनों पर शिकंजा कस दिया है। एससीबीआई ने शिल्पा शेट्टी, उनके पति रिपुसुदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर 3 लाख का जुर्माना लगाया है। मामला 2015 का है, जब शिल्पा शेट्टी वियान इंडस्ट्रीज की मालिक थी। इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन की वजह से इन पर यह जुर्माना लगाया गया है। 2020 में शिल्पा शेट्टी ने कंपनी से रिजाइन कर दिया था। उत्तराखंड में जोरदार बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। वहां मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया था और आखिर में वही हुआ, जिसके बाद वहां के कई नदी नाले उफान पर आ गए और उनके पानी ने हाहाकार मचा दिया। बारिश और सैलाब की दिल दहला देने वाली तस्वीरें ऋषिकेश से सामने आईं। वहां एक गाड़ी एक पहाड़ी नदी के बहाव में फंस गई। लहरें इतनी तेज थी कि वो गाड़ी को किसी भी वक्त बहा सकती थी। हालांकि गाड़ी में मौजूद ड्राइवर खिड़की के रास्ते किसी तरह बाहर निकल आया। भारी बारिश के बाद इस बरसाती नदी में इतना पानी बढ़ गया कि वो किनारे तोड़कर सड़क के ऊपर से बहने लगी। ऐसे में जब उस गाड़ी ने सड़क पार करने की कोशिश की तो वो बहाव की चपेट में आ गई। देहरादून में भी कुछ यही हाल नजर आया। वहां तो सैलाब एक मंदिर तक पहुंच गया। तस्वीरों में नदी का पानी किसी झरने की तरह तेजी से बहता नजर आया। कई रिहायशी इलाके भी बाढ़ की चपेट में आ गए। एक तस्वीर में एक गाड़ी पानी में बिल्कुल डूबी हुई दिखाई दी। मसूरी के केम्प्टी फॉल्स तो जैसे तांडव करते नजर आए। झरने की जगह पानी की मोटी धाराएं बहती दिखाई दी। खूबसूरत से दिखने वाले केम्प्टी फॉल्स लोगों को डराने लगे। ऐसा लगा जैसे झरना सब कुछ बहा ले जाएगा। हालात देखते हुए झरने के आसपास रहने वाले लोगों को वहां से हटा लिया गया। लेकिन सिर्फ बारिश और उसकी वजह से आए सैलाब ने ही लोगों की मुसीबत नहीं बढ़ाई। कई जगहों से पहाड़ खिसकने की खबरें भी सामने आई, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए और लोग रास्ते में ही फंस गए। ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर उत्तरकाशी से सामने आई। वहां गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पहाड़ के साथ बनी एक दीवार मलबे के साथ नीचे गिर गई।
कंक्रीट की ये दीवार पहाड़ से आने वाले मलबे को रोकने के लिए ही बनाई गई थी ताकि रास्ता सुरक्षित रहे, लेकिन कुदरत के आगे कंक्रीट भी फेल हो गया। कुछ यही हाल कोटद्वार के नजर आए। वहाँ तो पहाड़ से गिरने वाला बारिश का पानी सड़क से होकर बहने लगा। ऐसा लगा जैसे वहाँ सड़क नहीं कोई झरना बह रहा हो। पानी के साथ मलबा आने से रास्ता बंद हो गया और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। बाद में खुदाई करने वाली मशीन की मदद से मलबा हटाया गया, तब जाकर गाड़ियों को वहाँ से निकाला जा सका। पीएम मोदी के निर्देश पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पीएम मोदी के निर्देश पर जनता से आशीर्वाद लेने की योजना तैयार की है और इसके लिए बीजेपी राज्य में आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। आशीर्वाद यात्रा केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी में शामिल किए गए सभी 7 मंत्री निकालेंगे, जो 4-4 लोकसभाओं से होते हुए अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। इस दौरान वो लोगों से मुलाकात करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। ये यात्रा 16, 17 और 18 अगस्त को निकाली जाएगी। आज से दिल्ली में विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। खबर है कि मॉनसून सत्र के पहले दिन दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर चर्चा हो सकती है। श्रीलंका ने T20 सीरीज के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ श्रीलंका ने 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर सिर्फ 132 रन बनाए, जिसके जवाब में उतरी श्रीलंका की टीम ने धनंजय डिसिल्वा की 40 रनों की बेहतरीन पारी के दम पर मैच अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम ने इस मैच में कई बदलाव किए थे और 4 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सभी राशन दुकानदारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब अनाज योजना के तहत गरीबों को जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, उसे लेकर पीएम मोदी अपनी बात रखेंगे। भारत के 2 दिनों के दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों का समाज लोकतंत्र और मूल्यों और स्वतंत्रता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता रखता है। तो वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और दूसरे मसलों पर बढ़ते संबंधों की तारीफ की। बाद में पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि वो दोनों देशों की सामरिक साझेदारी को मजबूत करने की राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2022 में सत्ता में वापसी के लिए सरकार के कामों को गिनाने की रणनीति बनाई है। इस नई रणनीति के तहत चुनाव की तैयारियों के बीच यूपी सरकार ने इरादे नेक काम अनेक नाम से विकास की एक बुकलेट तैयार की है। इस बुकलेट के पहले पन्ने पर पीएम मोदी और योगी की तस्वीर के साथ रामलला की तस्वीर छापी गई है। कांग्रेस में अंदरूनी घमासान इतनी गहरी पैठ कर चुका है कि एक जगह झगड़ा खत्म नहीं होता कि दूसरी जगह शुरू हो जाता है। पंजाब के बाद राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच की खींचतान को खत्म करने की कोशिश हो रही है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की इस कोशिश का नतीजा सामने आना बाकी है, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कलह भी सरेआम हो गई है। फिलहाल सबकी नजर राजस्थान कांग्रेस पर है, जिसका झगड़ा सुलझाने के लिए अजय माकन जयपुर में है। बीती रात जयपुर पहुंचे माकन आज सुबह राजस्थान विधानसभा पहुंचे और उन्होंने एक-एक कर कांग्रेस के विधायकों से बातचीत शुरू की। माकन इस बातचीत के आधार पर गहलोत सरकार में फेरबदल के लिए रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसके जरिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे के असंतोष को दूर करने की कोशिश होगी। विधानसभा में विधायकों से मिलने से पहले माकन ने स्पीकर सीपी जोशी से उनके घर पर मुलाकात की। यहाँ माकन ने कुछ मंत्रियों और पायलट गुट के कुछ नेताओं से भी बातचीत की। बताया गया है कि इस मुलाकात में कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी ने मंत्रियों से उनकी उपलब्धियां पूछी और पार्टी को मजबूत करने की उनकी कोशिशों का ब्यौरा मांगा। सरकार की वर्किंग किस तरह से चल रही है, क्या वो सारा बात फीडबैक मैंने दिया और हम ये मानते हैं कि इस फीडबैक के रिजल्ट निश्चित रूप से पॉजिटिव आएंगे और ओवरऑल हर एमएलए जब 1-to-1 मिल रहा है तो अपनी मन की बात भी करता है, बताता भी है, उसका भी रिजल्ट वो भी जवाब देते हैं। कोई उसके प्रॉब्लम है या कोई शिकायत है वो बता सकता है। 1-to-1 मीटिंग इसलिए की। मेरे पास ऐसी कोई भी बात नहीं आई, सब एमएलए मेरे साथ थे, मुझे प्रभारी जी ने ऐसी कोई बात नहीं बताई कि आपके प्रति कोई शिकायत है। बताया गया कि जिस तरह स्कूल में बच्चों की परीक्षा होती है, कुछ उसी अंदाज में विधायकों के फीडबैक लेने का काम हुआ। हर विधायक से 7 सवाल पूछे गए। इन सवालों के जवाब में लिखित नोट लिए गए। सभी विधायकों से पूछा गया कि जिले के प्रभारी मंत्री कैसा काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई शिकायत तो नहीं। तो दूसरा सवाल सरकार की विकास की योजनाओं का काम कैसे चल रहा है, ये था। इसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको कोई शिकायत हो तो बताएं।
तो वहीं चौथा सवाल जिलाध्यक्ष किसे बनाया जाए, नाम सुझाने के लिए कहा गया। पांचवें सवाल में ब्लॉक अध्यक्ष किसे बना सकते हैं, इसका सुझाव मांगा गया। तो वहीं छठवां सवाल राजनीतिक नियुक्ति के लिए आपके क्षेत्र से प्रभावी नेता या कार्यकर्ता का नाम बताइए था। साथ ही सातवां सवाल था कि राजस्थान में सरकार रिपीट कैसे हो सकती है। सरकार की परफॉर्मेंस के बारे में विशेष रूप से कोई नहीं पूछा गया, लेकिन हमने अपनी बात को रख दिया है। जो भी रिजल्ट आएगा अच्छा आएगा। मैं तो ये कहता हूँ रिजल्ट पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा, हम तो ये विश्वास कर सकते हैं। बताया गया कि इन्हीं सवालों के जवाब के आधार पर गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा और निगम बोर्ड से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर पर पार्टी में पद दिए जाएंगे। जिन विधायकों से माकन आज बात नहीं कर पाए उनसे कल बातचीत होगी। कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी ने तीखा हमला किया। बीजेपी का आरोप है कि विधानसभा में इस तरह की गतिविधियों से सदन के सम्मान पर चोट पहुंचती है। इतनी लंबी चौड़ी जगह पड़ी है, वहाँ कहीं भी अगर करते तो मैं सोचता हूँ कम से कम इस विधानसभा के इस परिसर का एक तरह से अच्छा सम्मान बना रहे। मैं सोचता हूँ सबसे व्यक्तिगत पूछने का मतलब कहीं न कहीं और ज्यादा गड़बड़ लगता है। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर है कि एक बार फिर आतंकी जम्मू एयरफोर्स स्टेशन को ड्रोन के जरिए निशाना बना सकते हैं। खबर है कि इसके लिए आईएसआई ने आतंकी संगठन जैश और लश्कर के साथ मिलकर ड्रोन हमले की साजिश रची है। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, और क्या जानकारी? देखिए, जो खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, ड्रोन के जरिए एक बार फिर से जम्मू के एयरफोर्स और आर्मी इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की साजिश रची है। आईएसआई, जैश और लश्कर ने नौशेरा और छंब सेक्टर है जो एलओसी के करीब, उससे हमले के लिए लश्कर और जैश का एक बड़ा ग्रुप घुसने की तैयारी में है। इससे पहले आपको याद होगा कि 29 जून को जम्मू के सतवारी एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में ड्रोन के जरिए 2 एक्सप्लोसिव गिराए गए थे। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वो पाकिस्तान की साजिश बाद में पता चली थी, उसके फुटप्रिंट्स मिल रहे थे। तो अब जो है फिर से एक बार जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन हो या फिर आर्मी इंस्टॉलेशन, जो खुफिया जानकारी मिल रही है, उनको टारगेट करने की साजिश है आईएसआई, जैश और लश्कर की। शुक्रिया नीतीश।